एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको दक्षिण भारत के संगम काल के बारे में वीडियो डाला गया था, गुप्त साम्राज्य के बारे में डाला गया था, मौर्य साम्राज्य के बारे में डाला गया था और भी चीज़ डाले गए थे वीडियो में। अगर आप एसआरटी एजुकेशन पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में अच्छे कंटेंट बताए गए हैं और हर एक राजवंश के बारे में बताया गया है। उसके बाद कौन सा राजवंश आया नहीं आया, इसके बारे में डिटेल पूर्वक बताया गया है। चलिए हम तनिक भी देरी नहीं करेंगे और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में देखेंगे आपका पहला टॉपिक हमारा है, तो देखिएगा पल्लव वंश। पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के ही शासन की व्यवस्था है। तो पल्लव वंश का कार्यकाल था 575 से लेकर के 893 ईस्वी तक, 97 ईस्वी तक था। 575 से 897 ईस्वी तक था। पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई थी जब सातवाहन वंश का पतन हो गया था, मतलब सातवाहन वंश खत्म हो गया था तो पल्लव वंश की स्थापना हो गई थी। पल्लव वंश कहाँ पे है, क्वेश्चन आ सकता है। तो पल्लव वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। पल्लव वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाया हुआ था। इस वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाया और संस्कृत पल्लव वंश के राज अभिषेक हुए। संस्कृत पल्लव वंश के राज भाषा के रूप में थी संस्कृत। बप्पा देव पल्लव वंश के संस्थापक थे, पर श्री विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। शिव अब अगला आता है कि श्री विष्णु क्या है। श्री विष्णु का शासनकाल क्या है, तो 575 से लेकर के 600 ईस्वी तक को श्री विष्णु बोलते हैं। श्री विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में भारवी नाम का लेखक रहता था, जिसने कीर्तार्जुनियम की रचना की थी। कीर्तार्जुनियम की रचना की थी। तमिलनाडु के मामल्लापुरम में वराह मंदिर का निर्माण श्री विष्णु के शासनकाल में ही हुआ था। श्री विष्णु एक महान प्रतापी शासक था। इसने चेर, चोल और पांड्यन वंश के संस्थापक को युद्ध में पराजित किया था और इसकी जानकारी वेलूर के पालयम ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ। इसकी जानकारी कहाँ से मिली, तो वेलूर के पालयम ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ। उसके बाद हमारे टॉपिक आते हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक माना जाता है। श्री विष्णु की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम अगला शासक बन गया। पहले होते थे कि राजा के बेटा राजा ही बनेगा, इसीलिए मतलब शासन चल रही थी राज व्यवस्था की। तो महेंद्र वर्मन जो था श्री विष्णु की मृत्यु के बाद उसके पुत्र महेंद्र वर्मन का पहला शासक बन गया। महेंद्र वर्मन एक महान कवि और संगीतज्ञ था। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव से आकर के शैव धर्म को उसने अपनाया था। उसके बाद चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन के शासनकाल में आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया था। पल्लवों और चालुक्यों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, जिसके कारण इसे मत विलास भी उपाधि दी गई। मतलब महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, जिसके कारण इसे मत विलास की उपाधि भी धारण की गई। इसको अन्य उपाधियों गुणभर, शत्रुमल एवं लीलताकुर भी प्राप्त हुए। इसने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। मंदिरों के निर्माण की महेंद्र शैली का जनक महेंद्र वर्मन प्रथम को माना गया है। मंदिरों के निर्माण की महेंद्र शैली का जनक महेंद्र वर्मन प्रथम को माना जाता है। इसने कठोर पत्थरों को कटवा करके गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया। इसने कठोर पत्थरों को कटवा करके गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिन्हें मंडप कहा जाता है। मकोड़ा मंदिर, अनंतेश्वर मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण है। मकोड़ा मंदिर और अनंतेश्वर मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक की कार्यकाल है। नरसिंह वर्मन प्रथम पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। इसने
पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम का बदला लिया। तो इसने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया और महेंद्र वर्मन प्रथम का बदला लिया और चालुक्य वंश राजधानी के वातापी पर अधिकार कर लिया। वातापी को जीतने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। वातापी कोट को जीतने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोट की उपाधि धारण कर ली। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग कांचीपुरम आया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसोंग कांचीपुरम आया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर, जिसे एकाश्वर मंदिर भी कहा जाता है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर जिन्हें एकाश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसके शासनकाल में बनवाए गए मंदिरों का शैली मामल्ल शैली था। इसके शासनकाल में जो था बनवाए गए जो मंदिरों के शैली थे मामल्ल शैली था। इसी के शासनकाल में एकात्मक रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। एकात्मक रथ मंदिरों का निर्माण हुआ इसी के शासनकाल में, जिसे सप्त गौरा के नाम से भी जाना जाता है। सप्तगौरा के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्लपुरम नामक एक नगर की स्थापना करवाया, जिसको वर्तमान में महाबलीपुरम नाम से जाना जाता है। यहीं पर धर्मराज मंदिर, 7 पेरू मंदिर का निर्माण भी करवाया। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय आ गए। 700 से लेकर के 728 ईस्वी तक कार्यकालीन का है। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिला, जैसे कि मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर, जैसे कि राज सिद्धेश्वर मंदिर है। कैलाश मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा गया है। इन्हीं मंदिरों के निर्माण में से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे। इन्होंने देश कुमार चरित्र की रचना की थी। इसके बाद नंदी वर्मन तृतीय राजा हुए और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। आगे चलकर पल्लव साम्राज्य को चोल शासक ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया और इस तरीके से पल्लव वंश का पतन हो गया। यानी कि शासनकाल में यही हुआ कि अंतिम शासक बना पल्लव वंश का कौन? अपराजित वर्मन। और फर्स्ट जो हमारा था ये हमारे शासक थे पल्लव वंश के, तो प्रथम स्थापना किए थे इन्होंने ही, सिंह वर्मन ने। तो आपने देखा कि कालकाल में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में और पल्लव वंश के कैसे शासक थे, कौन कौन थे। आपको वीडियो अच्छे लगे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे होंगे, तो वीडियो अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक कमेंट करने से हमारा वीडियो बनाने का तरीका और भी अच्छा होगा, इसलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।